काव्य हेतु। अगर हम जहाँ पर भी काव्य हेतु की बात आती है, काव्य हेतु मतलब काव्य का कारण। काव्य मतलब कवि जो कविता करता है, हेतु मतलब कारण। कोई भी कवि कैसे बनता है और कैसे वे दूसरे लोगों से अलग होता है, मतलब आम लोगों से वो अलग होता है क्योंकि वो कवि बन जाता है। क्या कारण होते हैं कि वह एक कवि है, क्योंकि हेतु मतलब तो कारण होता है। तो उसके कौन से प्रेरक कारण हैं जो उसे कवि बनाते हैं, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। भारतीय काव्य शास्त्र में संस्कृत के विद्वानों ने इस पर विचार किया और हिंदी के आचार्यों ने भी, यानी कि समालोचकों ने भी इस पर विचार किया। और यहाँ तक कि जो मध्यकाल के, जो उत्तर मध्यकाल के जो कवि थे, उन्होंने भी काव्य शास्त्र विषय पर लेखन किया, यानी कि लिखा। और पाश्चात्य चिंतकों ने भी इस पर अपनी दृष्टि डाली और रहस्यों को उद्घाटित करने का या उठाने का प्रयत्न किया। हम जानते हैं कि कविता एक विशिष्ट रचना धर्म है जो व्यक्ति को कवि बनाता है और वह सामान्य हृदय व सामान्य व्यक्ति से भिन्न हो जाता है। तभी तो कहा जाता है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, क्योंकि कवि संसार का कोना कोना झांक लेता है और इसलिए कवि को श्रेष्ठ के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कवि जन्मदाता होता है या फिर शिक्षा से या ज्ञान से या अध्ययन के साधन से कवि बनता है। क्योंकि कवि कहा तो यही जाता है कि जो कवि होता है वो जन्मदाता होता है, यानी कि बाय बर्थ होता है। क्योंकि जैसे कि अगर हमें इंजीनियर बनना है तो पहले हमें इंजीनियर बनने के लिए उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए भी हमें उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यह प्रश्न उठता है कि क्या हम कवि की अगर पढ़ाई करें तो कवि बन सकते हैं। इसलिए वैसे तो काव्य लेखन की शिक्षा संभव नहीं है, लेकिन मध्यकाल के यानी उत्तर मध्यकाल के कवियों ने, जो आचार्य कवि हैं, उन्होंने कवि बनने की शिक्षा दी है। ठीक उसी तरह जब हम काव्य को नायिका के रूप में देखते हैं, क्योंकि नायिका के बहुत सारे अंग होते हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ बॉडी कहते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, हाथ, बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं। ऐसे काव्य के भी बहुत सारे अंग होते हैं और इन सब के साथ आत्मा भी होती है और इन्हीं सभी अंगों का अपना विशिष्ट महत्व होता है। क्योंकि अगर हमारे पास आँख नहीं है तो हम देख नहीं पाएंगे, कान नहीं है तो हम सुन नहीं पाएंगे, लेकिन इस शरीर की सार्थकता आत्मा से है। यदि आत्मा शरीर में न हो तो बेजान शरीर निरर्थक हो जाता है, जिसको हम पार्थिव शरीर भी बोल सकते हैं। लेकिन वही आत्मा को धारण करने के लिए शरीर की भी आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। शरीर आत्मा के बिना अधूरा है और आत्मा शरीर के बिना अधूरी है। इसलिए आत्मा पर भी चर्चा हुई। कविता की आत्मा किसे माना जाए? सबने, भरत मुनि ने, मम्मट ने आदि ने काव्य आत्मा विषय को अपने तर्कों सहित, उदाहरणों सहित प्रस्तुत किया है। जैसे रसवादियों ने रस को काव्य की आत्मा कहा, ध्वनिवादियों ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा, अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा। इन सभी ने दूसरों की कमियों को उजागर करते हुए, दूसरों की कमियों को उठाकर और अपने संप्रदाय की विशेषताओं को उजागर करते हुए अपने मात्य का काव्य की आत्मा कहा। और काव्य के अंगों में इन सबके साथ रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ, लय विधान, तुक विधान, ऐसे तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अब प्रश्न यह है कि यह तो कविता की सामग्री है, किंतु सामग्री एक करने से कोई कवि बन सकता है, या कवि बनने के लिए कोई और चीज़ की भी आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। इस पर चर्चा करते हुए आचार्यों ने विचार किया। इसलिए काव्य हेतु जब हम कहते हैं तो काव्य का कारण क्या है, और जब हम प्रयोजन की बात करते हैं तो प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य।
कि कोई कवि किस उद्देश्य से कविता करता है। कवि तो है, कविता करता है, लेकिन कविता करने का उद्देश्य क्या है, यह सब काव्य प्रयोजन के अंतर्गत विचार किया गया। इसलिए भारतीय संस्कृत के आचार्यों ने, हिंदी के आचार्यों ने और पाश्चात्य चिंतकों ने इन तमाम बिंदुओं पर अपने मत का प्रतिदान किया है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जो काव्य हेतु है उसका मूल अर्थ या मूल तात्पर्य उस तत्व से है जो काव्य रचना का प्रेरक कारण रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति कवि नहीं होता। कुछ लोग, जैसे मान लिया जाए कहीं पे कोई घटना घटी, तो कुछ लोग उस घटना को देखने के बाद उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, और कुछ लोग वहाँ ऐसे भी होते हैं जो उस घटना के बाद उस घटना को देखने के बाद उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और वही लोग अपने हृदय की संवेदनात्मक भट्टी में तपाते हैं, उस घटना के बारे में सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं और उन अपने विचारों को मजबूत कर शब्दों के माध्यम से उसको पेज पे उतार देते हैं। कविता में अनेक प्रकार के विषय शामिल होते हैं और उन सभी विषयों का संबंध समाज व संस्कृति से होता है। लेकिन यह जो कविता करने का सामर्थ्य है, यह केवल उस व्यक्ति में होता है जो विशेष प्रकार की प्रतिभा, जिसे हम एक अलग तरह का तत्व मान सकते हैं। कवि भी कई प्रकार के होते हैं और वो अपने तरीके से काव्य की रचना करते हैं, कविता रचते हैं। सभी काव्य शास्त्रियों ने काव्य हेतु का उल्लेख करते समय प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना है, चाहे वह भारतीय हैं, चाहे हिंदी, चाहे पाश्चात्य। वहाँ प्रतिभा का एक समतुल्य शब्द शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य दंडी ने काव्य हेतु पर चिंतन करते हुए सबसे पहले नैसर्गिक वर्ड का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है जो प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। और दूसरा, उन्होंने निर्मल शास्त्र ज्ञान को काव्य का हेतु माना प्रतिभा के बाद, और तीसरा अभ्यास को भी काव्य का हेतु माना है। अभ्यास का मतलब है कि हमें निरंतर कविता का अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे कविता बन जाएगी। जैसे हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं या कोई भी स्केच बनाते हैं, और जब हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं, पहली बार बनाते हैं, तो थोड़ा ख़राब बनता है या थोड़ी उसमें कमी होती है। लेकिन जब हम बार बार उसको रब करके, उसको मिटाकर उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं, उसको बार बार उसमें प्रयास करते हैं, तो कहा गया है कि अगर हम कविता बार बार लिखने का प्रयास करें तो उससे भी हम कवि बन सकते हैं। वही घनानंद कहते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, कि लोग है लाग कवित बनावत, मोहे तो मोरे कवित बनावत। कि कुछ लोग कविता बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे तो मेरी कविता बना रही है। इसका मतलब कविता लिखी नहीं जाती है, कविता तो सतह सुवत होती है जो कवि का निर्माण करती है। क्योंकि कवि कविता का निर्माण नहीं करता, बल्कि कविता कवि का निर्माण करती है, जिसके लिए हम नैसर्गिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह संभव नहीं है कि सारे लोग या सारे कवि नैसर्गिक से प्रभावित हों, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। तीनों प्रकार की काव्य हेतु पर विचार किया गया, लेकिन प्रतिभा को मुख्य माना गया। इसी प्रकार संस्कृत के काव्य शास्त्रों में रुद्रट और कुंतक, ये दो आचार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने भी शक्ति को कहा कि यह आंतरिक है, गॉड गिफ्टेड है, ये भावात्मक शक्ति यानी कि प्रतिभा है। व्युत्पत्ति एवं अभ्यास, इन तीन हेतु की इन्होंने भी विस्तार से चर्चा की है। वहीं आचार्य वामन ने कुछ और आगे बढ़कर काव्य हेतु पर विचार किया, और उन्होंने कहा कि काव्य हेतु के लिए एक तो लोक बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि समाज। वास्तव में यही है, क्योंकि कवि और कविता सामाजिक होती है। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है।
हालांकि उसकी अभिव्यक्ति उसी समय हो, उसी रूप में हो, यह ज़रूरी नहीं, क्योंकि कवि की उसमें अपनी सोच भी शामिल होती है। लेकिन काफ़ी हद तक यह ठीक है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। लोक व्यवहार और लोक व्यवहार विषयक ज्ञान, इसको भी काव्य का हेतु बताया, और उन्होंने शास्त्रों को लिया, जैसे संगीत शास्त्र या काव्य शास्त्र, धर्म नीति, इनको भी विद्या के अंतर्गत काव्य हेतु माना, कि कवि को इन सब का अध्ययन करने से कवि बनने की प्रेरक भूमि प्राप्त हो जाती है। अब आचार्य मम्मट आते हैं। वे मुख्य तौर पर शक्ति को यानी प्रतिभा को काव्य का हेतु मानते हैं, और उनका मानना है कि पहला प्रमुख हेतु शक्ति या प्रतिभा के बाद अन्य हेतुओं में लोक काव्य शास्त्र और काव्य अध्ययन आदि ये सभी महत्व हैं। कविता का अध्ययन से जो निपुणता प्राप्त होती है वह व्यक्ति को कवि बनाती है, जिसको हम काव्य या कविता का बीज कहते हैं। वह ग्रंथों के अध्ययन से निश्चित रूप से चित्त में प्रस्तुत होता है, यानी हमें नए नए विचार, विषय वस्तु, बिंदु ये भी अध्ययन से प्राप्त होते हैं। और तीसरा काव्य के मर्माज्ञ, कि चाहे वे शिक्षक हो, कवि अध्येता हो, चाहे वह व्यंग हास्य की कविता हो या वीरता की हो, इन सब में निरंतर रुचि लेना, उनके साथ बैठना, ये भी कवि बनाने का काम करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे दादा कवि हैं और हम उनको सुने, उनको हमेशा सुनते रहें, उनके बारे में सोचें, है ना, तो उससे भी हमारे में बहुत प्रभाव पड़ता है और हम कवि बन सकते हैं सुन सुन के। प्रारंभ में यह कहा गया कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, कि वह शब्द जो अर्थ को वहन करते हैं वह कविता होते हैं। लेकिन पंडित राज जगन्नाथ ने इसको एक नया संस्कार दिया और कहा कि केवल शब्दार्थों का उपस्थित होना कविता नहीं है, रमणीय अर्थ की प्रस्तुति जिसमें पाठक रमन कर सके। इस प्रकार रुद्रट और जगन्नाथ दोनों के कहीं ना कहीं सेम विचार देखे जाते हैं, सेम व्याख्या देखी जाती है। आचार्यों ने कहा कि यदि महाकवि बनना है या श्रेष्ठ कवि बनना है तो उनके पास नैसर्गिक यानी जन्मजाति शक्ति प्रतिभा होनी चाहिए। सभी आचार्यों ने प्रतिभा को सर्वश्रेष्ठ हेतु के रूप में प्रतिपादित किया। उन्होंने सबसे जो आवश्यक माना है वो शक्ति को माना है, कह सकते हैं। मम्मट के अनुसार गुरु का उपदेश, शास्त्र की शिक्षा ये तो जन्मदाता के लिए भी संभव है, लेकिन काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा का होना अपेक्षित है। इसलिए कहा जाता है कि सभी कवि नहीं होते, और यदि हो भी तो सभी श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ कवि नहीं होते, सभी अच्छे कवि नहीं होते। वहीं वामन और मम्मट के शब्दों में प्रतिभा यानी शक्ति को ही कवित्व का बीज माना गया है। दंडी ने प्रतिभा को आवश्यक माना, लेकिन उसके साथ शास्त्र ज्ञान और अभ्यास प्रतिभा। वहीं आनंदवर्धन ने शक्ति के बिना कवि बनने की स्वीकृति नहीं दी, और मम्मट इन तीनों को बीज मानते हैं, यानी शक्ति, अभ्यास, व्युत्पत्ति, इन तीनों का समन्वय से ही काव्य की रचना की जा सकती है, कवि बन सकते हैं और कविता रच सकते हैं। उन्होंने तीनों ही चीज़ें आवश्यक मानी है। आचार्य हेमचंद ने भी प्रतिभा को ही काव्य का बीज माना। काव्य को साधन कहा गया क्योंकि कवि बनने के लिए श्रम, मेहनत, व्युत्पत्ति, कमाई नहीं जाती। इस प्रकार साधक साधना करता है तभी वह कवि बनता है। व्युत्पत्ति को प्रतिभा के लिए अवश्य कहा गया क्योंकि अगर प्रतिभा को और धार देना है तो उसके लिए व्युत्पत्ति काम करती है, उसे चमत्कृत बनाती है,
मर्मस्पर्शी बनाती है। इसलिए पहला आवश्यक बिंदु है प्रतिभा, और उसे निखारने वाली व्युत्पत्ति मानी गई है। इसलिए ग्रामीण कवियों द्वारा सुंदर ग्राम्य गीतों की रचना भी संभव नहीं हो सकती अगर प्रतिभा न हो। इसलिए व्युत्पत्ति का होना प्रतिभा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि केवल प्रतिभा इतनी बात नहीं कर पाती, उसमें अगर व्युत्पत्ति का झोंक लग जाए तो और बेहतर कवि या कविता हो सकती है। अभ्यास से भी धीरे धीरे निखार आने लगता है। निष्कर्ष तौर पर अगर हम कहें तो काव्य का अनिवार्य और एकमात्र हेतु प्रतिभा है, तो वह व्युत्पत्ति, अभ्यास, ये सारे गुण मिलने से तो वह एक अच्छा कवि या कविता के रूप में आता है।